there is a gap between parental and child communication. पेरेंट एंड चाइल्ड कम्युनिकेशन का गैप है. तो मुझे वहाँ पे लगा कि यहाँ पे अगर कोई बीच में एक इंसान बैठा होगा ना जो उस चीज़ को समझा सकता था, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ इवन मोर ब्यूटीफुल जर्नी. फर्स्ट आहा मोमेंट कि जहाँ पे आपको लगा वो कि नहीं ये हिली का पावर है. तो आई थिंक ये जो थे ना, फादर एंड डॉटर कॉन्फ्लिक्ट का बैलेंस करना और ब्रेकअप से बाहर निकलना. सो दैट मीन्स कि मेरा लाइफ इनकम्प्लीट है. आई थिंक पब्लिकली ये चीज़ 2 या 3 लोगों को ही पता है. 1 या 2 ऐसे चैलेंजेस बताइए जो आपकी जर्नी में अब तक आया. His revenue that year was 1.5 करोड़ और उन्होंने 3 करोड़ की फंडिंग भी जनरेट कर ली थी. तो ये एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो आप कभी नहीं भूलेंगे. You are the creator of your happiness and a happy person is always successful. Okay, Bitali Patel from molecules to mindfulness. एंड बिताली ये आज का हमारा जो कैंडिड टॉक है उसमें मेरे ख्याल से हम लोग 2 मेजर चीज़ जो है उस पर डिस्कशन करने वाला है. एक है बायोलॉजी जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जो आपका बिगिनिंग रहा है, एंड दूसरा है साइकोलॉजी. तो बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. ठीक है. अब मिताली आपका ये जो जर्नी है अभी तक का, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी राइट, बायोटेक्नोलॉजी से आपने शुरू किया और अभी आप हीलर हो. ठीक है. और मैंने आपका वेबसाइट भी देखा था mitalihealer.com राइट. तो आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए एंड आपका ये जो अभी तक का जर्नी है उसको थोड़ा सा ब्रेक का बताइए. सो बेसिकली मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है. और मुझे मैथ्स बायोलॉजी सब अच्छा लगता था, बट somehow मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट किया. बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आया टू नो द सेल्फ कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, सर से लेके पाँव तक. उसके बाद जब मैंने कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो कॉलेज में अप्लाई करने के लिए मुझे डॉक्टर नहीं बनना था. मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस किया है, बैचलर ऑफ साइंस BSc एंड MSc मैंने किया है. तो उसमें फॉर्म में 3 सब्जेक्ट्स थे. ओके. बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. तो आई एम अ लर्नर. मुझे उसमें जॉब नहीं करनी थी, वो मैं पहले से श्योर थी राइट. पर मुझे सीखना था, मुझे जानना था. तो मैंने ये सोचा कि तीनों मुझे मिल सके ऐसा क्या हो सकता है. तो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था. उसमें दैट इज़ द ओनली कॉलेज जिसमें ये ऑप्शन है कि आप 2 सब्जेक्ट में बैचलर्स कर सकते हैं. तो मैंने अपना बैचलर्स बायोकेमिस्ट्री एंड वोकेशनल बायोटेक्नोलॉजी में परसू किया था. उसके बाद बचा माइक्रोबायोलॉजी. फिर मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर लिया. तो मेरी वो लर्निंग हो गई कंप्लीट. तो अभी मुझे पता लग गया कि बायोलॉजिकल बॉडी कैसे चलती है, ऑर्गन्स एंड पार्ट कैसे चलते हैं, प्लस केमिस्ट्री कैसे होती है, उसकी हमारे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं. पर वो बात हो गई इंडिविजुअलिटी की, सिंगल ह्यूमन की बात हुई हो. तो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेरी बायोकेमिस्ट्री, मेरे केमिकल्स, तो वो तो मुझे पता चल रहा है. लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो एक इंसान पे नहीं चलती है. दैट इज़ द ब्यूटी. तो उसके बाद मुझे पता लगा कि सेम चीज़ें सब इंसानों में है, कि इंसान अलग क्यों है. राइट. DNA ओबेसिटी, DNA चेंज है, जेनेटिक्स चेंज है, पर बाकी सब तो सेम है. कान, आँख, नाक, मुंह, समझना, देखना सब सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है. तो फिर हर इंसान एक जैसा बिहेव क्यों नहीं करता है. मतलब अगर मैं आपके साथ अच्छे से हूँ तो आप मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते हैं, या मैं किसी के साथ अच्छी नहीं हूँ, इफ आई हेट समबडी, तो वो सामने से मुझे हेट क्यों नहीं करता है. अगर मैं किसी को सामने से प्यार कर रही हूँ तो वो मुझे प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट है. क्वांटिटी डिफरेंट है. गुस्से की, प्यार की, दुख की, एक्साइटमेंट की, सबकी एनर्जी अलग अलग है. तो लेकिन ये तो कुछ गैप है. तो वो सोशल इंटरेक्शन में आया. मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद था बचपन से. जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में नहीं, तब से मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये चीज़ पैशन थी तो उसको भी एकेडमिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो मैंने उसको कन्वर्ट किया MSW में, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क. राइट. वहाँ पे हमारा एक इंसान दूसरा इंसान का विचार, व्यवहार, वातावरण कैसे बदलता है वो मैंने सीखा. ठीक है. अभी पता लगा कि अब ये सारी चीज़ें ना सिर्फ चल रही है दिमाग से, दिल और दिमाग से, मन. तो अभी वो कैसे बदलता है
वो अभी भी बाकी था, अभी भी वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी मेरे को। तो मैंने उसके बाद सीखे ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स। साइकोलॉजी सब्जेक्ट था मेरे पास मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क पे, तो साइकोलॉजी मैंने डिटेल में पढ़ा वहाँ पे भी। लेकिन अब फैमिलीज अलग अलग होती हैं। मेरी जो पूरी जर्नी है ना, वो जर्नी सिर्फ फैमिली की वजह से है। अच्छा। ओके, मेरी नहीं, सबकी, इंक्लूडिंग माई। क्योंकि हमारे हर घर में एक पैटर्न होता है, ये सही है, ये गलत है, ये करना है और ये नहीं करना है। हर घर में होती है, हर घर में, कि कोई चीज इस घर में अच्छी है तो दूसरे घर में वो बुरी है, इस घर बुरी है तो दूसरे घर में अच्छी है। तो ये क्यों है ऐसा? व्हाई इज दिस डिफरेंस इन फैमिलीज? देन आई केम टू नो कि ये लीनिएज होते हैं फैमिली में, पैटर्न्स होते हैं, फैमिलियल पैटर्न्स होते हैं जो फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल होते हैं। तो माई एंटायर जर्नी अभी तक, आज व्हेन आई एम सिटिंग हियर, इट रन्स ऑन healing dysfunctionality from the family. Okay. So dysfunctional family अगर मैं बोलूँ ना, तो I think that is my moment of life कि ये dysfunctionality family से जब आती है ना, तो वो पूरी सोसाइटी में फैलती है। तो उसको ठीक करना या उसको ये करना is where I land on being a healer. रेकी है, हिप्नोथेरेपी है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, CBT है, काउंसलिंग है, अरोमा थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान के लिए, हर इंसान के सेंसेस के अकॉर्डिंग उसको हील करती है। हर इंसान तो एक चीज़ हील नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत इमोशनल है तो उसको रेकी फटाफट हील करेगी, राइट। और अगर कोई इंसान बहुत लॉजिकल है, बहुत एनालिटिकल है, तो उसको हिप्नोथेरेपी जल्दी हील करेगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस इंसान का दिमाग और दिल किस तरह से चलता है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके लिए अलग हीलिंग्स यूज करनी पड़ती है, उसके हीलिंग का एक्शन प्लान अलग होता है। नहीं, पर मिताली, आपका जो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपने जैसे बताया कि इट वाज ऑल स्टार्टेड विथ BSc। यस, ठीक है। अब जब आप BSc आपने किया, तब उस टाइम पे आपको हीलिंग का आइडिया नहीं था कि आप आगे लाके हीलर बनोगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल तो उस टाइम पे नहीं आई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका जो जर्नी है, उसमें मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा स्विचेस आए कि जहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ पे स्विच किया, क्योंकि आपने BSc MSc करने के बाद आपने MSW किया, है ना? तो जब आपका स्पेसिफिक हीलिंग के लिए जब स्विच आपने सोचा कि इसको अब हीलिंग में कन्वर्ट करना है आपकी पर्सनालिटी को, तो वो उसके पीछे का रीज़न क्या था? आई थिंक उसके पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न है लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू यू एंड लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, वो मैच नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है और हम कह रहे हैं हमको नहीं करना है। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है ना हर घर के अंदर कि हर इंसान उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। सो माई फादर, he passed away last year, but he was a very, very, very strict person, very strict person. So he had my time limits. He knew, he was fantastic. He is the best dad in the world. Okay, till date. Also, I'll tell him he is still the best dad. But he was very strict, and he had a mindset. वो engineer थे, and he worked with ONGC for more than 35 years. तो उनका एक डिसिप्लिन था कि इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए। और हम कॉलेज में जब होते हैं ना, तो हमको डिसिप्लिन नहीं समझ में आती। कॉलेज भी बंक करना होता है, छुट्टी भी मारनी होती है, दोस्तों के साथ भी घूमना होता है, और वो चीज़ उनको नहीं समझ में आती थी, और उनका उस स्ट्रिक्टनेस मुझे समझ में नहीं आता था। तो वहाँ पे जो मुझे गैप लगता था कि यार ये देयर इज अ गैप बिटवीन पेरेंटल एंड चाइल्ड कम्युनिकेशन, पेरेंट एंड चाइल्ड कम्युनिकेशन का एक गैप है। तो मुझे वहाँ पे लगा कि यहाँ पे अगर कोई बीच में एक इंसान बैठा होगा ना जो उस चीज़ को समझा सकता था, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ इवन मोर ब्यूटीफुल जर्नी। तो वो जो कन्फ्लिक्ट था, पेरेंटल कन्फ्लिक्ट जो रहा है, वो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट जस्ट क्लिक्ड मी कि यार यहाँ कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक ब्रिज होना चाहिए जो कि इस रिलेशन को या इस गैप को ईज कर सके। सेकेंड वॉज जो मेरे अभी हस्बैंड है, वी वर इन लव since before our marriage, since I think now it's been 12 years that we've been in love. तो हमारा ब्रेकअप हो गया था। जो मेरे अभी हस्बैंड है उनके साथ हमने बहुत सारे बार ब्रेकअप किए, पर एक ब्रेकअप ऐसा हुआ था कि वो फिर बहुत सीरियस ब्रेकअप हो गया था कि अब रेगुलर कभी भी। तो उसके बाद लगा कि नाउ व्हाट अबाउट लाइफ,
आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बट देन यू फील अ गैप इन द रिलेशनशिप. फिर मुझे पता लगा कि अगर आप अपने आप से पूरे हैं, इफ यू फील कंप्लीट बाय द सेल्फ, अगर मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे पैशंस क्या है और मैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही हूँ, तो मुझे किसी इंसान की कमी नहीं लगनी चाहिए, अनलेस वो इंसान मेरी ग्रोथ स्पेक्ट्रम में कहीं पे पार्ट है. राइट. अगर वो इंसान मेरी लाइफ के ग्रोथ में कहीं भी पार्ट नहीं ले रहा है तो मुझे उसकी एब्सेंस बॉदर नहीं करनी चाहिए, बट इट बॉदर. सो दैट मीन्स कि मेरा लाइफ इनकम्प्लीट है, मेरे लाइफ में कुछ कमी है. तो व्हाट इज दैट मिसिंग पीस ऑफ द पजल? वो मेरी लाइफ की जो पजल है, माई लाइफ इज अ पजल, उसके बहुत सारे पीसेस हैं. तो वो कौन सा पीस है जो मिसिंग है, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ या नहीं टच कर पा रही हूँ, तो मैंने उसकी खोज शुरू करी. और वो खोज शुरू करने के चक्कर में मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा, मैंने रेकी सीखा, सेल्फ थेरेपी भी की, क्योंकि वो कंपलसरी होता है नॉट टू टेक अंडरगो थेरेपी सो दैट यू बिकम अ बेटर थेरेपिस्ट. तो थेरेपी भी लिया, रेकी भी सीखी, अरोमा थेरेपी भी सीखी, एंड देन अल्टीमेटली बाय द टाइम आई फिनिश्ड आई वाज मैरिड टू दिस पर्सन. ओके, तो जब ये खत्म हुआ देन आई रियलाइज के वो एक्चुअली इट वॉज नॉट द राइट टाइम बिकॉज यू आर स्टिल इनकम्प्लीट. सो आई वॉज नॉट सपोज टू एंटर दिस रिलेशनशिप इनकम्प्लीट. ओके. मेरी लाइफ का पर्पस ये था कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में जाना है तो आप इनकम्प्लीट होके मत जाओ, कंप्लीट होके जाओ. एंड लाइफ इज वेरी स्मार्ट. ओके, लाइफ बहुत स्मार्ट है, वो आपको हर मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी देती है, हर मोमेंट पे गाइडेंस देती है कि ये आपके लिए सही है, पिक दिस थिंग, ये सही नहीं है, इसको निकाल दो. सो एंड देन आई बिकेम इंट्यूटिव स्लोली. आई वॉज इंट्यूटिव ऑलरेडी. क्लियर कॉग्निजेंस जैसे मैंने लिखा है, तो क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब है आई सेंस एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज. किसी जगह की एनर्जी होती है, किसी इंसान की होती है, खुद की होती है. तो वो चीज़ें मैंने डेवलप करना शुरू किया एंड देन स्लोली स्लोली स्टोरी, बाकी सब चीज़ें यू नो हैपेंड ऑन टाइम. आई थिंक ये जो थे ना, फादर एंड डॉटर कन्फ्लिक्ट का बैलेंस करना, ब्रेकअप से बाहर निकलना, ब्रेकअप से निकल के मैरिज में आ गए. तो दिस वाज द एंटायर जर्नी दैट इज ऑल अबाउट. सुपर. और ये आपने जब से आपने हीलिंग को एक्सेप्ट किया, जब से आपने हीलिंग जो है उस पर काम करना स्टार्ट किया, वो खुद पे भी किया और आपने दूसरे लोगों को भी उसका एडवांटेज लेके उनको हेल्प किया. अब ये जो पूरा जर्नी है उसमें व्हाट वाज दैट फर्स्ट आहा मोमेंट कि जहाँ पे आपको लगा हुआ कि नहीं ये हीलिंग का पावर है और ये सबसे बड़ा पावर है और इसको आगे लेके जाना चाहिए? एक्चुअली तो बहुत सारे हैं, बट एक जो मोमेंट है ना वो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल सकती हूँ. हिप्नोथेरेपी जब हम सीखते हैं ना तो वी नॉट ओनली वर्क ऑन दिस लाइफ, वी ऑल्सो वर्क ऑन पास्ट लाइफ. ओके, अच्छा. वी ऑल्सो वर्क ऑन, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग बिलीव करते हैं नहीं करते, बट बिकॉज मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं ये बात आज शेयर करती हूँ. आई थिंक पब्लिकली ये चीज़ 2 या 3 लोगों को ही पता है. जब मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी एंड देन आई वाज एक्चुअली अंडरगोइंग अ थेरेपी फॉर माई सेल्फ, तब एक मोमेंट ऐसा आया था कि थेरेपी में क्या होता है, वी टॉक ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड. ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हम जब बात करते हैं तो वी नो देयर आर स्पिरिट्स, यू नो द सोल्स हु आर नॉट एबल टू डिपार्ट. जो सोल यहाँ से नहीं जा पाती है वो रहती है यहाँ पे और वो सेंस होती है सबको. कभी वो एंसेस्टर्स की होती है, कभी वो यू फील कि आप दादाजी हैं, दादी है, आपको फील हो रहे हैं कि हो सकता है दे वांट टू कम्युनिकेट यू. एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं. तो somehow in that therapy session a boy popped up in my subconscious mind. वो जो लड़का था, वो लड़के को मैं नहीं जानती थी, 8-10 साल का लड़का था कोई, एंड आई डिड नॉट नो दैट चाइल्ड. और एंड इट केम आउट दैट द चाइल्ड ड्राउन्ड, वो बच्चा पानी में डूब के मर गया था. ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये मैं कभी मिली नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ. और वो मैं अपने हनीमून पे क्रूज पे गई थी. ठीक है, वो उसी क्रूज पे डूब के मरा था, नॉट इन दैट टाइम बट पहले कभी. ठीक है, तो वो सोल वहाँ पे स्टक हो गई थी वहाँ से, नो, क्योंकि उसको कोई रेस्क्यू करने नहीं आया था. तो वो सोल वहीं पे ही इट वाज वंडरिंग एंड इट समहाउ सेंस कि शायद मैं उसकी मदद कर पाऊंगी, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में कनेक्ट हो गया बच्चा. तो जब उसका हमने थेरेपी किया, सोल रिलीज किया, तो वी ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस टू द सोल बिकॉज दे नो, उनके पास सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है.
तो पता लगा कि वो सोल 2015 दिसंबर में सभी डाउन हुई थी, ठीक है। एंड उन्होंने बोला, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बच्चे ने, पर उन्होंने बोला कि 2015 दिसंबर जनवरी के टाइम की बात है। आई डाउन इन दैट शिप एंड थैंक यू फॉर रिलीज, आपने मुझे रिलीज किया, थैंक यू सो मच। तो मेरा दिमाग खिसक गया उस टाइम। तो जैसा ये जो थेरापी है, ये आप खुद के साथ कर रहे थे या फिर आप खुद के साथ कर रहे थे? यस, और हैपनिंग टू मी। that was happening to you. Yes. एंड वो जो सवाल है वो आपने फिर खुद को किए या फिर आप There is still one, just one thing left. तो my mind was blasted at that time. तो मैंने रात को सर्च किया, I couldn't sleep that night, okay? Sure. मैंने सर्च किया, रात के 12:30 बज रहे। आई फाइंड एन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑनलाइन, जहाँ पे लिखा है एन अननेम्ड बॉय ड्राउन्ड इन रॉयल कैरेबियन शिप 31st of December 2015. Oh really? Yes, I still have goosebumps here because it was so true. And that day I felt कि ये होता है, the healing happens. और healing सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती है, दिमाग के लिए, आत्मा के लिए भी होती है। आपको लग रहा है ना कि अभी हम ठीक हो गए हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई भी इमोशन या थॉट इनवैलिड या अधूरा रह जाता है तो येस, यू डू गेट स्टक इन दिस लाइफ। दिस वॉज द मोस्ट, टिल डेट दिस इज द मोस्ट आहा मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड अगर हम मटेरियलिस्टिक बात करते हैं तो माई सेकेंड आहा मोमेंट वॉज अ गर्ल लर्न रेकी फ्रॉम मी। टू थिंग्स हैपन टू हर। उसने पेपर पे, मैंने बोला था तुम लिखो कि तुमको क्या चाहिए, उसने लिखा था कि मुझे मेरा ईयरली पैकेज 18 lakhs पर एनम चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। ये उसने मे कॉस्ट एंड सेकंड को लिखा है वाइल लर्निंग रेकी। और मैंने उनको, उसमें एक मॉड्यूल होता है मैनिफेस्टेशन का, 21 days मैनिफेस्टेशन, आपको एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो आपको करना होता है। वो प्रोसीजर मैंने ख़त्म किया है 21st August, आई सी रिमेंबर 21st August को उनका कॉल आया है विथ बोथ द थिंग्स। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है अपनी नई गाड़ी की चाबी लेते हुए, और उन्होंने मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है जिसमें उनकी सैलरी एग्जैक्ट 18 lakhs पर ईयर है, पर एनम आई है, एंड शी डिड इट। सो दिस इज द सेकेंड आहा मोमेंट कि वी रोट द टाइम ऑल्सो एंड शी गॉट इट। सुपर। ओके मिताली, हिप्नोथेरापी, रेकी, EFT, प्राणिक हीलिंग, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ है जिसमें आपने मास्टरी हासिल की है ना। और या आपका कोई पर्सनल हीलिंग मोमेंट था जिसने आपको इस पाथ पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया? हिप्नोथेरेपी जब मैं सीख रही थी तो सीखते सीखते हमको डेमोन्स्ट्रेशंस करने होते हैं दूसरे के ऊपर। तो जब मेरे को डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे तो मेरी लाइफ के ऐसे ऐसे मूवमेंट्स थे, लाइक ट्रोमैटिक मूवमेंट्स थे, जो मुझे भी नहीं पता था कि वो ट्रोमैटिक है। दे आर वेरी माइन्यूट मूवमेंट्स, बट वो जब उनकी हीलिंग हुई देन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, कितना कुछ है इंसान लेके जो चलता होती ना, सो मच ऑफ बैगेज पीपल टेक, और वो इंसान को रियलाइज भी नहीं होता है। मेरे फादर ने या मेरी मदर ने यदि मुझे कभी डांटा था बचपन में, आई वाज नॉट डूइंग अ वर्क एंड शी लिटरली टोल्ड मी कि नो यू आर नॉट गुड इनफ, तुमको नहीं होएगा ये चीज। इट एक्चुअली अफेक्टेड मी एज एन एडल्ट। सो व्हेनेवर आई वुड पुट एफर्ट इनटू समथिंग आई विल नॉट फिनिश इट, क्योंकि मुझे पता है नॉट गुड इनफ, तो खत्म ही नहीं होने वाला, तो मैं एफर्ट ही नहीं डालती थी खत्म करने में। वो मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन था। बट जब उसकी हीलिंग हुई देन आई रियलाइज कि ओ, मतलब वो तो मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, और वो मेरे माइंड ने डेलिबरेटली नहीं लिया था। इतनी चीजें हमारा दिमाग नोट करता है, हर चीज, हर सेकेंड हमारा दिमाग नोट करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सी चीज को एज एन इम्पोर्टेंट उसको देते हैं और कौन सी चीज को एज एन अनइम्पोर्टेंट उसको देते हैं। राइट। तो वो देखता है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ओके मिताली, आप देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया मेरे ख्याल से देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू हैव लर्न, और आप कर सकते हो या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। बट उससे बात करते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपने एक बताया कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन जो है वो भी करवाते हो, आप हिप्नोथेरेपी, रेकी, तो उसमें जब हम ये रेकी या हीलिंग की बात करते हैं
तो एक होता है कि पेशेंट्स को हील करना, मतलब वहाँ पे आपका पर्सनल जो है वो एक रोल होता है जिसमें आप हीलिंग का काम करते हो। दूसरा होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट की भी बात करें तो आप एजुकेट भी करते हो। तो आप इन टोटल कितनी क्या 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 चीज़ें करते हो, और उसके लिए आपका एक राइट जो टारगेट ऑडियंस है या फिर जो आपका एक क्लाइंटेल एक्सपेक्टेशन होता है, जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? ओके, सो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। तो ये सारी चीज़ें साथ में काम करती हैं, अलग अलग नहीं काम करती हैं। तो मैं 4 चीज़ें जो है ना वो मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। एक तो हीलिंग, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो। हीलिंग हीलिंग वेयर आई डोंट यूज़ इक्विपमेंट्स, ठीक है, और ना किसी भी इंसान को ट्रांस में ले जाना या कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप अभी बैठे हैं, मैं आपको गाइडेंस दूँ और आप करेंगे एंड यू विल हील योरसेल्फ। तो वो मैं आपको सिखाती हूँ कि वो आप सीख जाए एक बार तो आप खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, आई गाइड यू प्रॉपरली। सेकेंड है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी या थेरेपी अगर बोले, क्योंकि इसमें टॉप थेरेपी भी आ गया, काउंसलिंग प्लस हिप्नोथेरेपी आ गया। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सेशंस लेते हैं, जब हमको उसका रूट कॉज पता लगता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। अब समझिए इस चीज़ को कि प्रॉब्लम होना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल, अब कोई नी पेन के लिए भी आ सकता है, कोई हेडेक के लिए भी आ सकता है, कोई रिलेशनशिप के लिए भी आ सकता है कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को याद नहीं रहता है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए भी आ सकता है। सब अच्छा चल रहा है पर मुझे इसको और अच्छा करना है। ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ हिप्नोथेरेपी सक्सेस। सो लेट्स से अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है, मुझे अगले साल 5 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो उसका माइंडसेट कैसे क्रिएट करना चाहिए वो भी होता है थ्रू हिप्नोथेरेपी। उसको हम बोलते हैं लाइफ स्क्रिप्टिंग। सो बेसिकली आप अपना डे बाय डे, हर एक डे आप प्लान कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली जो डेडलाइन आपने सेट की है उस डेडलाइन तक आपका दिमाग आपको कुछ भी करके वहां पहुंचा देगा। दैट इज कॉल्ड लाइफ स्क्रिप्टिंग। तो वो होता है इसमें हिप्नोथेरेपी के अंदर। तो जरूरी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट जाने के लिए भी ये यूज होता है। देन थर्ड इज ट्रेनिंग। सो आई ट्रेन इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन कॉर्पोरेट्स। वो ट्रेनिंग का 2 एजेंडा होता है। वन इज मेंटल हेल्थ, कॉमन अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड उसको कैसे मेंटेन रखना चाहिए, स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, एंगर कैसे रिड्यूस करना चाहिए, अपना वर्क स्केड्यूल कैसे बैलेंस करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना चाहिए। एंड सेकेंड होता है टीम बिल्डिंग। एज आई सेड, बायोलॉजी तो एक ही इंसान की होती है, साइकोलॉजी भी एक ही इंसान की होती है, पर सोसाइटी बहुत लोगों की होती है। ठीक है, तो आप 2 लोगों के साथ कैसे रहते हैं वो आता है टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग के अंदर। कि आपकी टीम है पर वो एफिशिएंट नहीं है, एक दूसरे के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे ना, वो प्रोडक्ट सक्सेस नहीं करेगा बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड टीम। मार्केटिंग वाले इंसान को मार्केटिंग नहीं करनी आएगी या सेल्स वाले को सेल्स नहीं करनी आएगी, और वो दोनों को साथ में तालमेल नहीं बिठाना आएगा, तो वो कंपनी नहीं चल सकती है। ठीक है, आपने स्टार्टअप कर लिया, वैसे भी लगा जी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है और उसकी डिमांड भी बहुत हाई है, पर आप उसको सही तरह से स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में नहीं लेके आएंगे और उसको मेंटेन नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी को, तो वो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सक्सेस है या ये जो एफिशिएंसी है, टीम वर्क, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क है, वो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कराती हूँ। फोर्थ इज लाइफ कोचिंग। नाउ बिकॉज आई नो कि सर से लेके पाँव तक, सिंगल से लेके रिलेशनशिप तक, कपल्स तक, फैमिली तक एंड सोसाइटी तक अगर ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो फाइनली दैट आई डू इज लाइफ कोचिंग। वो मैं बहुत कम लोगों के साथ करती हूँ, ओनली बिकॉज इफ़ यू हैव अ कॉलिंग फॉर इट। वो 6 महीने का स्ट्रेच लाइफ कोचिंग कोर्स होता है पूरा, जिसमें हर एक महीना आपके अलग अलग लाइफ से को डेडिकेटेड होता है। वो पूरा का पूरा प्लान होता है 6 महीने का, एंड आफ्टर 6 months you become the version that you want to be and the way you want to see yourself. And then you already have the tools that you can use through your entire life. फिर उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Then you become so self-empowered that you will be able to heal your life, you will be able to empower your life, you will be able to become successful in whatever you do. So that is life coaching. And then here I use all the modalities. जहाँ पे जो 15 से 18 मोडेलिटी मुझे आती है, वो मैं सारी की सारी इसके अंदर इकट्ठी करके उसको मैं 6 महीने के स्पैन में यूज़ करती हूँ, सो दैट द पर्सन इज एम्पावर्ड,
I don't say I do the knife coaching. I would say I support this person, I assist this person. कोई करना तो उसी इंसान को है. बिल्कुल. वो इंसान जहाँ जाना चाहता है सिर्फ उसको एक वहाँ से हम गाड़ी पर उठा देते हैं. That's it. ओके. इधर आपका अभी तक का ये जो जर्नी रहा, अब उसमें दिए दो चीज़ें हैं. एक, यू वर्किंग एज अ हीलर विच इज समवेयर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या फिर प्योर स्पिरिचुअलिटी है, एंड दूसरा है कि यू आर वर्किंग एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अब फेमिनियर के हिसाब से जब आप काम करते हो तो उसके अलग चैलेंजेस होते हैं. True. सो दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रख के व्हाट वेयर सेट ऑफ चैलेंजेस, या फिर एक या दो ऐसे चैलेंजेस बताइए जो आपकी जर्नी में अपने का आया. Family, obviously family is not a challenge, but family की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी में रहती है एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर. सो अगर किसी सो अगर मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है या जॉब पे जाना है या साइट पे जाना है, ही इज अ बिल्डर, अगर उनको साइट पे जाना है तो उनको ये नहीं देखना पड़ता है कि घर पे हर चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, डॉटर ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, या घर में बाकी सब जितना भी काम है वो हो गया है कि नहीं हो गया है. बट जब मुझे निकलना होता है घर से, एज अ सो नो नथिंग विद द जेंडर थिंग, बट ये जेंडर इनक्वालिटी है अपने समाज में, उसको जाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा. बट व्हेन आई लीव फ्रॉम द हाउस आई हैव टू टेक केयर. राइट. किचन इज रैप्ड अप, किचन का काम कंप्लीट हो गया है, सारी क्लीनिंग हो गई है, क्लोथ्स का काम हो गया है, डॉटर का काम हो गया है, डॉटर ने खाना खा लिया है, शी स्लीपिंग वेल, एंड आफ्टर दैट नोबडी इज बॉदर्ड इन द हाउस. उसके बाद अगर घर में कोई है तो उसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, वो मेरी प्रायोरिटी होती है. सो अगर अभी मैं काम करने निकलती हूँ तो मुझे ये होता है कि सब काम फिनिश हो चुका है. सो व्हेन माय डॉटर स्लीप आई गो फॉर वर्क. करेक्ट. ओके. सो दो चीज़ें आ लेते हैं. एक तो फैमिली हो गया. नाउ बिकॉज आई एम अ न्यू मदर, मेरी डॉटर अभी 1 साल की है, तो मैंने 1.5 साल से तो काम ही नहीं किया था वैसे भी. अब मैंने धीरे धीरे शुरू किया बिकॉज अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है और अब वो थोड़ा दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगी है. बट इट इज़ अ चैलेंज. अगर आप मुझे अभी बोलो कि मैं सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठूँ, मैं नहीं बैठ सकती हूँ. मुझे उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस. ओके. सो व्हेन शी स्लीप्स एट टाइम को 9 साढ़े 9 बजे सो जाएगी तो मैं रात को काम करने बैठूंगी. व्हेन आई एम ऑल्सो टायर्ड बट आई कांट स्लीप बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट्स टू फुलफिल. राइट. सो मुझे मेरा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मेरी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि मुझे पैशन है और मुझे पता है कि ये बहुत मोमेंटरी फेज है. माई डॉटर विल ग्रो अप, अल्टीमेटली शी विल ग्रो अप एंड शी इज गोइंग टू प्ले. राइट. शी इज ऑल्सो गोइंग टू फील वेरी प्राउड ऑफ द मदर कि भाई मम्मी आपने मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे से उठाई थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड आपने अपने साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. तो आई वुड लव टू सी दैट इन हर फेस कि उसकी मम्मा एकदम कॉन्फिडेंट है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, शी हैज़ मॉरल्स एंड एथिक्स. सो चैलेंज है बट इट्स अ टेम्पररी चैलेंज. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी साइड, कि जहाँ पे एज अ हीलर आप जब काम करते हो तो चैलेंज पे, कि जहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है और मैंने इसीलिए आपको ये सवाल किया, एंड दैट इज कि आज के टाइम पे भी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना. और क्योंकि देखो क्या होता है कि अब जब एक कोई पेशेंट है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन लेता है, ठीक हो जाता है, तो क्रेडिट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है. ठीक है. बट एज अ हीलर जब आप काम करते हो, आपने हील किया, तब वो एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए, क्योंकि आपकी हीलिंग की वजह से उसका वो जो डिसीज है या जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ. वो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम होता है टोटली. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. तो उसके रिलेटेड आप अभी कुछ बताना चाहता. उसका एक्सेप्टेंस लो इसलिए क्योंकि वो हीलिंग लेने आते भी कम लोग हैं. हाँ. बिकॉज अभी हमारा जो फार्मा वर्ल्ड है, जो मेडिकल वर्ल्ड है, वो इतना अच्छा हो गया है यार. और मे बी आई से इतना अच्छे से मोल्ड कर लिया उसने ह्यूमन माइंड को कि भाई उसको लगता है कि फटाफट क्विक बिल्कुल फास्ट फूड होना चाहिए, फास्ट मेडिसिन होनी चाहिए, फास्ट हीलिंग होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. जो चीज़ खराब होने में टाइम लगता है ना, उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है. अगर आप वो चीज़ क्विक कर रहे हो तो आप कुछ वो फास्ट ठीक नहीं कर रहे हो, आप उसको सिर्फ सप्रेस कर रहे हो. बिल्कुल. हेडेक की पिल आपका हेडेक सप्रेस करती है, वो हेडेक हील नहीं करती. हेडेक क्यों हुआ था वो मुझे पता है. एज ए हीलर आई नो दैट यू आर फाइटिंग इन योर ब्रेन. आप 2-3 ओपिनियंस के बीच में 2-3 डिसीजन क्या लेने हैं उसके बीच में, बिकॉज आपका दिमाग फाइट कर रहा था, इससे यू हैव अ हेडेक. क्योंकि आप कंफ्यूजन में थे इसलिए यू हैव अ हेडेक. बट यू डोंट नो दैट.
आपको उस पर काम भी नहीं करना, आप उसको अलग से कर लोगे जब भी होगा, लेकिन आपने दवाई लिया, आपको 15 मिनट में ठीक, और डेली लेस 5 मिनट में भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। सो क्योंकि अभी टाइम नहीं है लोगों के पास, बहुत फास्ट पेस में वर्ल्ड चल रहा है, इसलिए रेकी करने या थेरेपी करने के लिए कम लोग आते हैं। और हीलिंग करने का मतलब होता है आप मानो कि आप में कुछ गड़बड़ है, ये एक्सेप्टेंस और भी कम लोगों में आता है। सो मैं बीमार हूँ मेरी वजह से, मेरी लाइफ खराब है मेरी वजह से, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नहीं लेते हैं लोग। क्योंकि घर का वातावरण खराब है इसलिए मेरा भी दिमाग खराब है, क्योंकि मेरा लॉस हो गया इसलिए मेरा दिमाग खराब है, या इसलिए आई एम डिप्रेस्ड, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया इसलिए आई एम डिप्रेस्ड। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई योर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, व्हाई आर यू फेलिंग। वो तो रिजल्ट है। करेक्ट। उसके जब सिम्टम्स आए थे तब आप क्या कर रहे थे? इट वॉज यू हु वर डूइंग एवरीथिंग। बिल्कुल। आई टेल यू वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। एक एंटरप्रेन्योर है, ही हैज बिकम वेरी बिग अप हियर नाउ, बैंगलोर में उनका ऑफिस है। मेरे हस्बैंड के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो, तो यहाँ पे एक वेडिंग के लिए आए हुए थे, एंड ही मेट मी आई थिंक फॉर एन आवर मैक्स, एंड ही वाज सेइंग कि मिताली बहुत टाइम से मेरा काम चल रहा है पर मेरा रेवेन्यू ही नहीं बन रहा है, मुझे फंडिंग लेनी है, मुझे अपना प्रॉफिट इम्प्रूव करना है, पर वो हो ही नहीं रहा है। तो मैंने उनसे बात करी बैठ के कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपका रोज शेड्यूल कैसा है, आप काम कैसे करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ किस तरह से बात करते हैं। तो उसमें सिर्फ इतना सा फॉल्ट आया था कि एक दो एम्प्लॉय ऐसे थे जिनसे वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि ये तो बोल दिया हो जाएगा, तो ही वॉज नॉट एक्चुअली टेकिंग टाइम, क्वालिटी टाइम इनटू दिस रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। सिर्फ इतना था। तो वो आप हीलिंग से सॉल्व करते हो या फिर आप काउंसलिंग हुआ, दिस वाज काउंसलिंग, दिस वाज टॉकिंग, ओके। बट ये उनको आंसर मिला मेडिटेशन करके, क्योंकि वो भी सीख के गए। करेक्ट। सो ही वाज नॉट सिटिंग, उनको ऐसा था कि पैसे कमाने, तो पूरा दिन दौड़ो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू सिट एंड काम योर माइंड डाउन, आपको अपना दिमाग शांत करना पड़ेगा। तो जब वो काउंसलिंग लेके गए तो मैंने उनको टेंटेटिव चीजें बताई कि ये हो सकता है, शायद इसकी वजह से आपका काम नहीं चल रहा है। देन ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग, उन्होंने मेडिटेशन किया, एंड देन ही एक्चुअली फाउंड आउट कि यार ये लोगों से मेरा थोड़ा चल रहा है और ये मुझे ठीक करना चाहिए। ही डिड इट। नेक्स्ट ईयर ही कॉल्ड मी, आई वाज इन अ सेशन, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि वो होंगे सेशन में होंगे, तो आई कॉल्ड हिम बैक अगेन। तो ही सेड मिताली थैंक यू सो मच, just a 1 hour talk, ऐसे ही casual, even in the car we were going somewhere, we just had a talk in the car. राइट। His revenue that year was 1.5 करोड़, और उन्होंने 3 करोड़ की फंडिंग भी जनरेट कर ली थी। क्या बात। in 1 year, less than 1 year का। सुपर। तो ये हीलिंग में कब होता है, वो इंसान की क्यों वो सक्सीड कर पाए, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं ये नहीं कर पा रहा था, आई वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली विद माई एम्प्लॉय। सो वो सेल्फ एक्सेप्टेंस जितने लोगों की होती है उतनी ही हीलिंग होती है, उतने ही लोग हीलिंग को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और फास्ट पेस, जैसे मैंने स्टार्ट किया, फास्ट पेस वर्ल्ड में लोगों को जल्दी हीलिंग चाहिए और अपनी गलती नहीं माननी है। सही कहा। इसीलिए आपने जो क्वेश्चन शुरू किया कि आप देखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसा कराते हैं, कम लोगों का एक्सेप्टेंस होता है, इसीलिए होता है। और ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें और एक मेरा सवाल है यहाँ पे, एंड इट इज़ ऑन लाइफस्टाइल। क्योंकि मुझे ये आपसे जानना है कि आपके हिसाब से किस टाइप के लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक जैसे हम लोग कई बार अलग अलग क्लास में लोगों को डिवाइड करते हैं, ये लो क्लास है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, ठीक है। तो वो क्लास के हिसाब से क्या एक्सेप्टेंस है, और लाइफस्टाइल के साथ अगर उसका कुछ एक्सेप्टेंस का कुछ रिलेशन है तो वो क्या? ओके, सो यस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन हियर। जो भी इंसान कहीं ना कहीं से मेंटली स्टेबल ही करता है, और वो मेंटल स्टेबिलिटी उसके घर की स्टेबिलिटी से आती है, उसके पैसे की स्टेबिलिटी से आती है, ठीक है। तो ये दो तरह से जब कोई इंसान स्टेबल फील करता है ना, उसकी हीलिंग की कॉलिंग बहुत फास्ट आती है। ओके। क्योंकि अगर आपके पास आर्थिक बैलेंस नहीं है, इफ यू डोंट हैव मनी इनफ टू गिव फॉर द थेरेपी, या आप रेकी सीखने के लिए या थेरेपी करने के लिए नहीं है, तो आपको अवेयरनेस आएगी भी तो भी आप वो स्टेप नहीं ले पाइए।
समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए भी मुझे वो चीज करनी पड़ती है. आई एक्चुअली गिव कंसेशंस. कभी 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 नहीं, बहुत बार मैंने करे भी फ्री में दी है. कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट फ्री, आई विल नॉट से बिकॉज एनर्जी इज इन्वेस्टेड, सॉरी. तो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी दी है मैंने, बिकॉज आई नो कि यार ये चीज की अवेयरनेस उस इंसान को आई है तो आई शुड गिव. So your financial status, your mental status has a lot of role to play in becoming aware or accountable of your meal. 100%. एंड जो सबसे ज़्यादा हीलिंग या थेरेपी लेते हैं वो लोग लेते हैं जिनको पता है कि आई कैन अचीव इट, नाउ आई वांट टू बिकम बेटर इन लाइफ. दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ पीपल हु कम टू मी राइट. पर्सनली. एंटरप्रेन्योर्स है, आर्टिस्ट हैं जो एक स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बट दे आर फीलिंग यस स्टक हो गए हैं, या कोई भी एक फेलियर हो सकता है या कोई भी एक थॉट हो सकता है जो उनको ब्लॉक कर रहा है. वो लोग सबसे ज्यादा थेरेपी के लिए या लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं. सुपर. हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली है. आई हैव हैड क्लाइंट्स विद बैकएक, विद थायराइड ऐसी चीज है जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको हो जाए तो आपको दवाई लेनी पड़ती है, एंड इट इज लाइफस्टाइल बेस्ड, ट्रस्ट मी, एज यू आस्क लाइफस्टाइल. तो पीसीओएस पीसीओडी गर्ल्स में आजकल हो रहा है. थायराइड का इशू बहुत कॉमन है, ओबेसिटी का इशू बहुत कॉमन है, डायबिटीज का इशू बहुत कॉमन है. यस, यू विल नॉट बिलीव दिस थिंग. 69-year-old लेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज सिंस शी वाज 26 years old. 26 साल से उनको डायबिटीज था, 69 years की हो गई थी. जब उनका रीडिंग किया, थेरेपी किया, तब पता लगा द ओनली थिंग शी लैक्ड वाज लव. शी हैड अ लैक ऑफ लव इन लाइफ. उनको लगता था कि उनको कोई प्यार नहीं करता है. 69 years उनकी पूरी फैमिली के साथ थेरेपी हुई है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ. दे ऑल लव्ड हर बट दे डिड नॉट नो हाउ टू कन्वे इट टू हर. उनका लव का लैंग्वेज और उनकी फैमिली का लव का लैंग्वेज अलग था. राइट. जबकि प्यार सब कर रहे हैं उनसे, फैमिली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई डिसफंक्शनैलिटी नहीं. कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं. मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे पोइट्रीज चाहिए, यू नो, अगर आप मुझे एक्सप्रेस करें कि लव तो गिव मी पोइट्रीज एंड फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स, आई लव इट. बट सामने वाले इंसान को सिर्फ शब्द आते हैं देने के. वो इंसान आपको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको पोइट्री नहीं आती है, उसको फ्लावर्स नहीं आते हैं. तो ये हो गया गैप, एक लव लैंग्वेज. बिल्कुल. सिर्फ इतना गैप था. 69 पे शी completely gave up her diabetes tablet. She has no diabetes now. Wow. Just this awareness कि उनकी और उनके हस्बैंड के उनके बच्चों की लव लैंग्वेज सेम नहीं थी, इसलिए उनको ऐसा लगता था कि मैं तो सिर्फ काम करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे. खाना बनाओ, घर को साफ रखो, बच्चों का काम करो, तो इसलिए बाकी सब मुझे तो कुछ दे ही नहीं रहे, मैं ही देती जा रही हूँ सब कुछ. वो जिस तरह से दे रहे थे वो इनको नहीं, उनको उस चीज की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी. वो अपना तो बोलती थी क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है. करेक्ट. वो अपना तो बोलने में माहिर है, लाइक शी एबल टू एक्सप्रेस इट आउट, बट शी वाज नॉट एबल टू टेक इन द लव फ्रॉम द फैमिली. नाउ शी इज ऑल ऑसम. सुपर. एस्थमा. सो ये प्रॉब्लम्स हीलिंग से बहुत अच्छे से निकलते हैं. वर्टिगो का इशू आप निकाल सकते हैं, एस्थमा का, बीपी का. यू विल बी अमेज्ड टू नो, अगर किसी को हाई बीपी है, दिस इज समथिंग आई थिंक एवरीवन शुड नो. हाई बीपी बहुत कॉमन है आज तो, बहुत कॉमन है. हाई बीपी इज नथिंग बट एन इंटरनल एंगर ऑन फादर. If you have an internal anger on your father, which you are not able to express out of respect, out of honesty, out of, you know, relationship, वो एंगर ऐसा है कि वो एंगर बाकी सब चीज़ों से कवर अप हो गया है. मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया भी था, मुझे सपोर्ट भी किया था, सब कुछ किया था, और वो कवर अप हो गया. एंगर है अभी भी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. But only father or Only father. Internal, and this is, and it is a study. It is a study. It is based on scientific studies. बहुत सारी केस स्टडीज के बाद ये चीज पता लगी है. अगर जिस दिन आप इंटरनली वो एंगर रिलीज कर दोगे किसी भी फॉर्म में, लिख के, बोल के, एक्सप्रेस करके, तो या फिर उसका अवेयरनेस ले आओगे कि हाँ है. Yes, my father gave me a negative vibe and now I think I should get rid of it. उस दिन से आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, मैंने दोनों का आपको बता लिया.
मिताली, मैं वेब पे कुछ आपके बारे में स्टडी कर रहा था. इनफैक्ट आई हैव गोन थ्रू योर जर्नी, आपका जो स्टोरी है उसको, एंड आई हैव फाउंड कि क्लियर कॉग्निजेंस जो आपका आपका एक इंट्यूशन एबिलिटी है ना. तो आप जब क्लियर कॉग्निजेंस की बात करते हैं या फिर आपके सेशंस जो होते हैं उसमें आप इसको कैसे देखते हो या कैसे करवाते हो? ओके, सो क्लियर कॉग्निजेंस का मतलब होता है आपको पता चल जाए मुझे पता है. हम्म. सो इट्स अ पावर मे बी दैट आई हैव कि जिसकी वजह से मुझे आप क्या सोच रहे हैं या किस वाइब्रेशन पे सोच रहे हैं, नॉट क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली, बट पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, आपकी वाइब कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, ओके. और क्या प्रोबेबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी लाइफ की जिसकी वजह से आप मेरे पास आए हो, वो मुझे पता चल जाता है. सो बिफोर यू टेल मी कि ये मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मुझे पता होता है कि आप ये बोलने वाले हैं. पहले से आपको पता होता है. हाँ, आई हैव दिस हिंट ऑलरेडी. और सिर्फ सेशन में नहीं, मैं अगर कहीं बाहर भी गई हूँ, किसी गेट टुगेदर में गई हूँ, किसी पब्लिक स्पेस में हूँ या किसी से भी मिल रही हूँ, तो समहाउ आई नो कि इस इंसान की लाइफ में इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई गेट मैसेजेस, I literally get messages अच्छा. that I don't know from where, which are coming. They are coming from the universe, obviously, but I have those messages from for the people that I meet, and I just have to convey to them. So somebody told me there's a clairvoyant person. Clairvoyant मतलब जो spirits को देख सकता है and बात कर सकता है, वो को clairvoyant बोलते हैं. वो देख सकता है, so they can see the spirits and they can talk to the spirits. एक क्लेयरवॉइंट पर्सन ने, हु इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन अपनी फील्ड में, उन्होंने मुझे कहा था कि मिताली, यू आर अ चैनलर. चैनलर, यू आर ऑन दिस अर्थ टू चैनल एनर्जीज. ये उन्होंने मुझे आई थिंक 7-8 साल पहले मुझे ये चीज बोली थी, जब मैं प्रॉपरली थेरेपिस्ट बनी भी नहीं थी. मैंने हिप्नोथेरेपी कंप्लीट भी नहीं किया था. आई थिंक आई टच्ड इट माइनर. मैंने उनको सिर्फ टच ही किया था हिप्नोथेरेपी को, एंड शी टोल्ड मी, मिताली, यू आर गोइंग टू बी अ वर्ल्ड फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे मैं हिप्नोथेरेपी फील्ड में नहीं थी, बट शी टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू बी अ हिप्नोथेरेपिस्ट, एंड आई एक्चुअली बिकेम वन. वाओ. तो उन्होंने मुझे कहा था, मिताली, यू आर अ चैनलर, और तुमको ना सिर्फ, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ एनर्जी चैनलाइज करनी है. दैट्स इट. सो जैसे कि सबसे लेमन लैंग्वेज में बोलूं ना, आई एम अ पाइपलाइन. यहाँ पे टंकी है, इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी टंकी यूनिवर्स की, और यहाँ पे वो इंसान है जिसका बकेट है या ग्लास है या जो भी खाली है. यस, जो खाली है या जो भी चेंज करने जैसा है. तो यहाँ से एनर्जी आती है, यहाँ जाती है, यहाँ से आती है, यहाँ जाती है. तो आई एम जस्ट अ चैनल और अ पाइपलाइन विच जस्ट ट्रांसफर्स द एनर्जीज फ्रॉम हियर एंड देयर. दैट्स इट. सुपर. और मिताली, आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है और कहीं ना कहीं आपने उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है ना. तो क्या आप कोई ऐसा ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर कर सकते हो? I have one very good success story that I have. I'll also name that girl. Janvi is her name, and she would love to hear her name. When she'll hear it, and she will love it. So, 2018 or 19 में ना, she came to me for therapy with, healing the trauma, all the trauma that was there. वो healing होते होते, रेकी होते होते, she has also become a reiki master now. She has taken life coaching, she has completely done her thing. तो उनकी लाइफ के ना प्रॉब्लम थे कि वो एक आर्किटेक्ट एकेडमिकली बन रहे थे, शी वाज इन कॉलेज, एंड अ डांसर बाय पैशन, एरियल आर्टिस्ट, फ्रॉम द स्ट्रिंग शी इज डांसिंग. तो अकॉर्डिंग टू हर उनको वही बनना था कि मुझे एरियल आर्टिस्ट ही बनना है, आर्किटेक्चर मुझे नहीं समझ में आता, आई डोंट वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट. बट उनके फादर को चाहिए था कि नहीं भाई तुम बनो. सो जब हमने उनका सेशन लिया, थेरेपी किया, देयर इज ऑल्सो थेरेपी कॉल्ड हायर सेल्फ थेरेपी. सो हायर सेल्फ थेरेपी क्या होती है कि जहां आप अपने ही हायर वर्जन, वाइज वर्जन से यू एक्चुअली कनेक्ट, अ वर्जन ऑफ यू माइनस द ड्रामा ऑफ लाइफ इज इक्वल टू योर हायर सेल्फ. राइट. तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट एनीथिंग. तब इट केम आउट दैट
her dance is her passion which she is going to go through in her entire life. वो उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूज करना है, लोगों को और अपना खुद का स्ट्रेस रिलीज करने के लिए करना है. शी इज नॉट सपोज डू इट फॉर अर्निंग. दैट बिकेम वेरी क्लियर कि उससे पैसे नहीं कमाने हैं. पैसे कमाने हैं आर्किटेक्चर से, बिकॉज शी इज माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्ट. उसको डिजाइनिंग बहुत अच्छा आता है, उसका विजन बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड शी डिजाइन सो अमेजिंग थिंग्स दैट शी वांटेड टू मेक सो मेनी थिंग्स जो किसी ने आज तक बनाई भी नहीं है. वो ऐसे डिजाइन बना रही है भी, और आई थिंक उससे भी बहुत ग्रैंड बनाएगी आगे लाइफ में जाके. नाउ एट दिस मोमेंट वो एरियल डांस करती है, शी इंजॉयज इट. शी हैज हर ओन फर्म, जानवी एसोसिएट्स. क्या बात है. शी इज एन आर्किटेक्ट एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर. सो अब तो ये एक ऐसा सक्सेस स्टोरी है जो आप कभी नहीं भूलेंगे. कभी नहीं. बिकॉज एंड सेकेंड थिंग शी वांटेड टू. उसमें उनका जो पैशन था वो था कि भाई मुझे डांस भी साथ में रखना है, आर्किटेक्चर भी साथ में रखना है, फैमिली भी साथ में रखनी है, एंड आई वांट टू ग्रो. करेक्ट. तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 years, 7 साल की ये जर्नी है, एंड नाउ शी इज वेयर शी सीज हरसेल्फ. फैमिली में, रिलेशनशिप में, करियर में, शी हैज इट ऑल. दैट्स द पावर ऑफ लाइफ कोचिंग. मैंने 6 महीने बोला ना, वो 6 महीने का तो सिर्फ फ्रेमवर्क होता है, एंड देन यू वर्क ऑन इट इन लाइफ, तो यू लिटरली रीच वेरेवर यू वांट टू रीच. ये सक्सेस स्टोरी आई थिंक मेरी हमेशा ये नंबर 1 पे रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ द वे आई हैव बीन इन्वेस्टेड इनटू इट. आई स्टिल एम इन्वेस्टेड इनटू इट. करेक्ट. क्योंकि इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, इट विल गो ऑन. बिल्कुल. एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा कि ना नाउ आई एम डन, लाइक डन. यस, दिस इज द जर्नी. सुपर. एंड मिताली, आप बहुत सारी मोडालिटीज जो है वो आप जानते हो, आप करते हो, एंड व्हेन इट कम्स टू योर ओन एनर्जी बैलेंस, है ना, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका पर्सनल सेल्फ केयर जो है उसका रिचुअल क्या है. लास्ट 1-2 साल से थोड़ा डिस्टर्बटेड था बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड डॉटर. बट अभी ऐसा है, आई गेट अप अर्ली, आई डू माई वर्कआउट. फिजिकल वर्कआउट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो कि एक्सरसाइज हो, बट thrice or 4 times a week प्लीज डू इट. दिस फॉर एवरीबडी. देन आई मेडिटेट एंड रीड. मैं वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद में 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन करती हूँ, एंड अपने पूरे दिन का एजेंडा सेट करती हूँ कि आज के दिन में मुझे क्या क्या टास्क अकम्प्लिश करने हैं. एंड देन आई रीड अ बुक. 1 पेज हो सकता है या 40 पेज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास कितना टाइम है, बट आई रीड अ बुक एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. एंड बिफोर आई बिकेम अ मदर, I would listen to music, I would watch movies, I would go out. I love interacting with my friends. Friends time is the best time that I have. तो मैं फ्रेंड्स को मिलती हूँ, अपना पूरा जो भी स्ट्रेस है कि नहीं है, वो सब रिलीज हो जाता है. आई एम सो चिल्ड आउट. तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है. जो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हमारा टाइम होता है वो सबसे बेस्ट थेरेपी है. बिल्कुल. उसके बाद अभी व्हेन आई बिकम अ मदर, प्लेइंग विद माय डॉटर इज माय नंबर 1 थेरेपी. tool for being happy. A happy person can achieve anything. Absolutely. Anything. So when you say Mitali reading, so what all kind of books you are reading? Oh, I love fiction. Dan Brown is one of my favorite authors. तो मेरे को दा विंची कोड है, एंजल्स एंड डिमन्स है, इन्फर्नो है, वो सब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. एंड देन सेकंड इज कंप्लीटली इनटू द नॉन फिक्शन. सीक्रेट है. अभी मैं पढ़ रही हूँ द डोज इफेक्ट. सो डोज इफेक्ट के अंदर है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है. शॉर्ट फॉर्म में आता है, लॉन्ग फॉर्म में आता है, किस टाइम में आता है. सो बहुत अपने नाम होते हैं. डोपामिन का नाम आप सुनते हैं, सेरोटोनिन है, ठीक है. तो ये सब क्यों रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, वो सारी डिटेल उसके अंदर. तो राइट नाउ आई एम रीडिंग दैट. तो मैं रेकी रिलेटेड या एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ. जैसे हिप्नोथेरेपी के केस स्टडीज है बहुत सारे. डॉक्टर ब्रायन वेस है, ही इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स. डॉक्टर ब्रायन वेस के बहुत सारे केस स्टडीज है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, पास्ट लाइफ थेरेपी पे एंड हिप्नोथेरेपी पे बेस्ड है. वो मैं रीड करती हूँ. सो दिस इज माय फेवरेट जॉनर ऑफ रीडिंग. रीडिंग के अलावा आपने बताया कि आप फिल्म वगैरह भी देखते हो, तो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर वाचिंग? सब देखती हूँ. आज रिलीज हुई है तो मैं कल वो देख लूंगी.
and I am like this since I was in school, अच्छा, college. I love watching movies. और मुझे ऐसा लगता है कि हर मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे मजा आती होती है, बिल्कुल। समथिंग एटलीस्ट 0.1%. हाँ, फ्लॉप है तो फिर अलग बात है. तो मूवीज मैं सब देखती हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी. एंड नाउ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, साउथ इंडियन मूवीज, बिकॉज ही इज अ फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज. एंड देन म्यूजिक. टिल डेट आई हैव नेवर स्टडीड विदाउट म्यूजिक. क्या बात। कभी नहीं. मैंने स्कूल में कभी भी, स्कूल कॉलेज में मैंने कभी एग्जाम्स भी नहीं दिए बिना म्यूजिक सुने हुए. सो म्यूजिक वॉज माई हिप्नोथेरेपी टूल. सो व्हेन आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक आई वाज ऑलरेडी इन ट्रांस स्टेट. तो मैं जो भी पढ़ती थी वो सीधा भेजे में अंदर घुसता था. तो आई हैव बीन वेरी लकी विद दैट. तो म्यूजिक इज वन ऑफ माई थिंग्स दैट आई ऑलवेज हैव. एंड देन दी मूवीज, सीरीज ऑल्सो, ऑल द सीरीज. ग्रेट. मिताली, बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉक, अगर आपको एक मैसेज जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको देना हो तो व्हाट विल बी दैट मैसेज? बी हैप्पी. फाइंड योर हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ. किसी और के अंदर अपनी खुशी मत ढूंढने जाओ प्लीज. यू आर द creator of your happiness. If you are happy, your entire world will be happy and you will succeed in whatever you put your heart and mind into. किसी इंसान में, किसी चीज में, किसी जगह में अगर खुशी ढूंढने जाओगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं पे फेलियर आएगी, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग योर सेल्फ ऑन समथिंग एल्स. बट अगर वो हैप्पीनेस यहां से निकलेगी ना तो वो कभी भी आपको फेल नहीं होने देगी. पैशंस फॉलो करो. एवरी डे सेल्फ लव के लिए टाइम निकालो. भले ही 1 घंटा निकालो, भले 15 मिनट निकालो, बट डू समथिंग दैट यू लव अ लॉट. अगर आप दिन में 15 मिनट भी खुद के लिए खुश हुए हैं ना तो वो वाइब्रेशन आपकी सारी लाइफ में स्प्रेड होगी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी. सो माई एंटायर स्टेटमेंट, इफ आई पुट, you are the creator of your happiness and a happy person is always successful. So Mitali, thank you so much for all the insights you have shared in this talk. Thank you so much. Thank you so much for coming to this particular talk. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.